नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, पूरे देश में खास तौर से उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से भीषण गर्मी में लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं, वहीं बिजली की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, कल रविवार का जो बिजली मांग की जो दर्ज की गई थी, वो 256 गीगावाट दर्ज की गई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग इस गर्मी के प्रकोप से परेशान हैं। चिलचिलाती धूप हो, तपती इस धूप में, गर्मी में लोग बाहर निकलने को मजबूर तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस धूप ने लोगों को परेशान कर रखा है। बहुत गर्मी पड़ रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 46.6 तापमान दर्ज किया गया और लगभग हर जिलों में जो तापमान है वो बहुत अधिक था। चाहे प्रयागराज की बात की जाए, वहां भी 45 डिग्री था, लखनऊ की बात की जाए 41 डिग्री था। ऐसे में इस भीषण गर्मी ने लोगों को खासा बेहाल कर रखा है, परेशान कर रखा है। जगह जगह व्यवस्थाएं जरूर की गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये गर्मी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। इतना हीट, एक्सेसिव हीट है कि लोग बाहर निकलने से एक नहीं हजार बार सोच रहे हैं कि जाए या ना जाए। लेकिन जो लोग मजबूर हैं, जो काम करने के लिए मजबूर हैं या काम पर निकल रहे हैं, उनको तो इस गर्मी का सामना करना ही पड़ रहा है। खासतौर से बच्चों के लिए भी खासी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस धूप में उनको बड़ी परेशानी हो रही है। टाइमिंग भले ही स्कूल की चेंज कर दी गई हो, लेकिन एक्सेसिव हीट की वजह से बच्चे भी खासा परेशान है और कहीं ना कहीं इस गर्मी ने लोगों का हाल जो है वो बेहाल कर रखा है। आपको बता दें, बिजली की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक तमाम जगहों से इस तरीके की शटडाउन की भी खबरें आती हैं कि कहीं कहीं पर फॉल्ट की भी खबरें आती हैं। प्रयागराज में कहीं एक विंडो एसी में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां पर बड़ी एक दुर्घटना होते होते रह गई। वहीं पर कई ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस भीषण गर्मी में सब कुछ बेहाल है, परेशान है लोग। और इस गर्मी से बचने के लिए, इससे राहत के लिए लोग तमाम उपाय इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एसी का सहारा ले रहे हो या डेजर्ट कूलर का सहारा ले रहे हो, कोई और भी अन्य उपकरण है। इसकी वजह से बिजली की भी खासी डिमांड बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ एक राहत की खबर आ रही है कि थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है 28 अप्रैल से। जो कहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, जिससे थोड़ी बहुत मौसम में नरमी देखी जा सकती है, ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का। फिलहाल अभी इस वक्त कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथ इंद्रवीर बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, हमारी मौजूदगी रायबरेली कलेक्टर ऑफिस के बाहर है और ये तमाम सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में है सपा के, और ये आज अपना एक विरोध जता रहे हैं। और क्या है पूरा मामला, मैं उस पर जो है बात करता हूं आपसे कि किस वजह से क्या है। हमारे साथ सपा के कार्यकर्ता है शशिकांत शर्मा जी। सर, आपका पूरा नाम और परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अपने बहुत भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ, विश्वकर्मा समाज के साथ जिला अधिकारी महोदय के पास आए हैं। और इसलिए आना पड़ा हम सब समाजवादियों को कि आपने देखा कि महिला उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे गाजीपुर में एक बहुत ही गरीब परिवार, विश्वकर्मा परिवार रहता था। वहां निशा विश्वकर्मा को कुछ दरिंदों ने बुलाया, फुसलाकर। नाबालिग बेटी है, वो मासूम थी, उसके साथ कई लोगों ने हैवानियत किया, हत्या कर दी और गंगा नदी में डाला। उसके बाद सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने FIR भी करने से मना किया। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल को भेजने का निर्णय लिया। लेकिन वहां का जो एक दबंग जो प्रधान प्रतिनिधि है, आशुतोष सिंह, आशु जिसको कहते हैं, उसने वहां पर चेतावनी दी कि अगर हमारे गांव में कोई घुसेगा तो उसकी जान बचेगी नहीं। लेकिन उम्मीद नहीं थी। समाजवादी प्रतिनिधिमंडल के जो अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व मंत्री माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी, उन्होंने SP साहब से बात किया। SP साहब ने कहा नहीं, कानून का राज चलेगा और हम आपको भारी तादाद में पुलिस सुरक्षा देंगे, आपको, आप लोग आइए और पीड़ित परिवार से मिलिए। उसके बाद जब वो गए तो वैसा ही हुआ जैसा आशुतोष सिंह ने कहा। उसने पथराव किया, सैकड़ों की तादाद में लोगों के सर फूटे,
मंत्री जी के सर में एक बहुत गहरा घाव हो गया और सबको किसी तरह से जान बचा भागना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में ऐसी घटना कि जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। उसके बावजूद हद तो तब हो गई जब एफआईआर जो गए थे, जो घायल हुए, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। हमारे 40 यादव भाइयों के खिलाफ एफआईआर हुई और जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने पथराव किया, जिनका बाकायदे वीडियो उपलब्ध है, वो स्वतंत्र हैं। आज भी कह रहे हैं कि हम फिर यही कार्यवाही करेंगे और कोई कार्यवाही नहीं हो रही। अखंड अगर बात करें तो राम आश्रय विश्वकर्मा के ऊपर जो पथराव हुआ है उसको लेकर जो वहाँ पे घटना घटी है, इंद्रवीर एक सवाल पूछ लीजिए, जरा इनसे पूछ लीजिए कि ऐसा तो आरोप आप लगा रहे हैं कि उन्होंने एक उसमें से एक शामिल था, इसकी वजह से पथराव हुआ, वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने भी पथराव किया, तो इस पर क्या कहेंगे? जरूरी है क्या हर मामले में राजनीति करना? अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो माहौल खराब नहीं होगा क्या? और अगर एफआईआर हुई 40 लोगों की, तो आप बता दो कि 40 के 40 लोग निर्दोष हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं, आप जो कहना चाह रहे हो, पहले आप इस चीज पे क्लियर करो। सुनो, आप पहले सुनो, पहले आप पहले सुनिए, पहले बात को पहले आप सुनिए, पहले आप इस चीज का जवाब दीजिए। आप ये बता रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं के साथ आप भी खड़े हैं, आज की डेट में वहां पर माहौल खराब हो जाएगा, कहीं पथराव हो जाएगा और आपकी तरफ से भी पथराव हो जाएगा, तो फिर क्या जिम्मेदारी, कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारी तरफ से कैसे होगा? जिम्मेदारी आप लोगों की क्या? जिसने, आप ये बताइए, जिसने पत्थर चलाया उसके खिलाफ, उसका वीडियो भी तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने पत्थर चलाया, आरोप नहीं बनता। आप ये बताओ, कौन सिद्ध करेगा? आप ही तो कह रहे हो हमारे 40 भाई। आप ये बताओ, आप ये बताओ, पहले आप सुनिए ना, पहले आप इसी को सुनिए, क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, फिर वही बात, आप लोग यही बात तो करते हैं कि बीजेपी के समर्थक, क्या बीजेपी समर्थक करते रहते हैं भाई? आप बताइए, बीजेपी समर्थक का सवाल है ना? आपके 40 लोग भाई ये दोस्तों वहां पर एफआईआर हुई उनके ऊपर। जब हम और आप ऐसे सवाल कर रहे हो, आप तो हम आपके लिए हैं। अब आप अगर हमें ही कहेंगे बीजेपी का रोल, क्या समर्थक बता रहे हो आप? कि जब वीडियो उपलब्ध है, प्रतिनिधिमंडल को हरदोई की बेटी को फावड़े से काट दिया गया, प्रतिनिधिमंडल को लोकतंत्र के राज में जाने से रोका गया, क्या ये न्याय का राज चल रहा है? हर मामले में राजनीति नहीं होती है नेताजी, आप हर मामले में राजनीति नहीं होती है। आप समर्थक बता रहे हैं, किसी को समर्थक सारे लोग हो जाएंगे। आप नो, मेरा कहने का केवल मतलब है कि एक छोटी सी बात पर बुलडोजर चल जाता है। हत्यारे, अभी तक कोई बुलडोजर बाबा ने नहीं चलाया। बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मैं कभी आप लोग कहते हो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कभी कहते हो कि बुलडोजर चलना चाहिए। आप पहले डिसाइड करो चलना क्या चाहिए। होगा क्या? आप फिर वही जाति की बात आ गई। और आपके कई मामले हैं ऐसे सारी की सारी चीजों में। आप देखिए, विरोध करना अच्छी बात है, करना चाहिए, स्वाभाविक है, करिए, पर आरोप तो मत लगाइए। एक पक्ष कहता है कि आपने आरोप लगाया, दूसरा पक्ष कहता है उन्होंने आरोप की बात कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था कि नहीं था? आपकी जानकारी में है? पुलिस प्रशासन जब मौजूद था, पुलिस के ऊपर पत्थर चला, पुलिस को चोट लगी कि नहीं चली? आप ये बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ ऑर्डर का राज नहीं है? तो आप ये बताइए ना कि जब वहां पर माहौल खराब था, तो आप ये भी तो बोल रहे हो, आप कभी कह रहे हो 40 हमारे भाई निर्दोष है, वहां पर पुलिस के ऊपर भी पत्थर चल गया, वहां पर डेलीगेशन के ऊपर पत्थर चल गया, वहां पर माहौल खराब नहीं हो रहा। आप ये बताओ, हम तो विपक्ष में है, ये जिम्मेदारी सरकार की है या किसकी है? आप बताओ। आप एकदम सही बात है। देखिए, ये बात कहना अलग है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है। पक्ष आपने छोड़ दीजिए दौर, पक्ष ने भी आरोप लगाया। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा तो सर सीधा सा कहना ये है कि जब एक गांव है, उस गांव में प्रतिनिधिमंडल को आना है, एसपी साहब की जानकारी में एसपी साहब को अवगत कराया गया, तो अगर एक गांव का लाइन ऑफ ऑर्डर ये सरकार मेंटेन नहीं कर सकती तो पूरा उत्तर प्रदेश क्या संभालेगी? एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सुन लीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा और मुझे लगता है बड़ी ईमानदारी से आप जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से शुभेंदु सरकार, बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनके साथ में गनर था, किस तरीके से वहां पर लोगों ने मारपीट की उनके साथ। क्या वहां पर पुलिस के लोग जवान उनको बचाने के लिए नहीं प्रयास कर रहे थे? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से आपसे उम्मीद है, बताइए क्या इस पर क्या कहेंगे आप? पूछिए, हम यहाँ पर हरदोई की घटना, फिर वही बात, यही देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कोई कहीं की घटना नहीं है, जिम्मेदारी पुलिस प्रयास करती है, और अगर एक तरफ से दोनों तरफ से लिमिटेड चीजें नहीं होगी तो गलत हो जाएगा। राजनीति नहीं होनी चाहिए ना, मैं भी तो समझना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। गाजीपुर और हरदोई पे मुझसे बात करिए, मैं इसका ज्ञापन देने आया हूँ और मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा ईमानदारी से।
कि प्रश्न मेरा ये है सर कि जब पहले से मालूम था तो क्या एक गांव की सुरक्षा व्यवस्था संभालने में गाजीपुर का पुलिस प्रशासन नाकाम है? आप बता दीजिए, कैसा बता दीजिए। अरे नहीं, आपका सवाल है, ये बिल्कुल है कि पुलिस प्रशासन था वो नहीं था, वो सही है, वाजिब है आपकी बात, नहीं संभाल पाए आप। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैं इसी बात कर रहा हूँ। मैं गाजीपुर और हरदोई में फावड़े से काट दिया गया। अरे भाई, प्रशासन ने रोक दिया, क्या कार्रवाई पूरी। और जब इनको जरूरत होती है तो रात 12 बजे कोर्ट खुल जाती है। और जब विपक्ष मुद्दा उठाता है, जब गरीबों पे कार्रवाई की बात आती है तो डेट पर डेट लगती है और केवल जो है वो जांच होती रहेगी। आप कई उदाहरण है साहब कि 12 बजे आपका कोर्ट खुलवा लेते हैं, आदेश करवा लेते हैं। देखिए, अगर सीधे सीधे अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर और मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको लेकर के आज सपा का ये इतना बड़ा जो संगठन है और कार्यकर्ता है वो सब आज कलेक्टेड ऑफिस पहुंचा है। उनका सीधे सीधे कहना है इन सब दोनों मामलों पे, चाहे हरदोई हो चाहे वो गाजीपुर हो, और इन सब पे जो है सरकार के ऊपर और जो पुलिस प्रशासन उसके ऊपर निशाना है। और इनका कहना है अगर सरकार से नहीं संभल रहा है तो सरकार जो नीति है उस नीति के तहत, जो लोकतंत्र उस लोकतंत्र के तहत इस्तीफा दे दे, इनकी ये मांग है जी। अब बिल्कुल इंद्रजीत, देखिए अराजकता तो हर जगह होते हैं और अराजकता फैलाने वाले लोग होते हैं। दिक्कत यही है ना कि पुलिस ने जब कार्रवाई की तो उस पर बोला जाता है कि जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी उनके ऊपर नहीं की, जो निर्दोष लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की। अब दिक्कत तो यही है ना कि जब एक पॉलिटिकल लीडर होता है वो कभी ये कहता है कि हम इस जज के पास नहीं जाएंगे क्योंकि ये जज हमारी बात नहीं करेगा। अब दिक्कत ये है कि मीडिया भी गोदी हो चुकी है, समर्थक हो चुके हैं और जो ये लोग बताएंगे बस वही माना जाएगा। समस्या सबसे बड़ी है कि आपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया है चीजें गलत या सही क्या है। एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लखनऊ में मेयर के नेम प्लेट पर चप्पल से पिटाई करता है तो वो भी तो महिला का अपमान कर रहा है। क्या जरूरी इस तरीके का अपमान करना? विरोध करने के 1000 तरीके होते हैं, आप इस तरीके को अपनाते तो गलत तो आप भी कर रहे हो ना। क्या आपने अपने कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की? लोकतांत्रिक सर, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ पर खड़े, आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरामैन से कह सकते हैं पूरी शांति व्यवस्था से सारे समाजवादी। तो यही तो महाराज, यही तो मैं नेताजी सुनिए, आप एक सवाल सुन लीजिए इसी पे। यही तो बताना चाह रहे हैं और आप उसको समर्थक में तब्दील कर दे रहे हैं कि जब आप शांति व्यवस्था के साथ इस तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई ईटा पत्थर नहीं चला है तो वहां पर इस तरीके के हालात कैसे बने? ये भी तो सोचिए आप। यहाँ पुलिस क्या बेहतर व्यवस्था कर रही है, वहां अलग कर रही थी। सवाल तो ये भी बनता है, इस पे जवाब आप देंगे? आप देख पाओगे ना, हम देख पाएंगे जो वीडियो है। अरे आप तो सामने बता रहे हैं ना, हम थोड़ी ना बता रहे हैं। आपने अपने मुंह से बोला कि बड़े शांति तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, आप लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं और आप ये बताओ ना कि यहाँ पर आपके पास पथराव हो गया, पुलिस आपके ऊपर बर्बरता कर रही है। सवाल तो ये है ना, आप ही तो बता रहे हो। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, कहा वो आप ही तो बता रहे हो कि आपके डेलीगेशन के ऊपर पत्थर चल गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं, ओहो, पुलिस के ऊपर भी चले। आप जिस राज्य में पुलिस के ऊपर भी पत्थर चलेंगे, हमारे पुलिस बल भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। नेताजी एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, सुनिए। आप बहुत तेज तर्रार नेता है, सुन तो लीजिए आप बहुत तेज तर्रार नेता है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। आने वाले विधायक में चुनाव लड़ना है सपा से विधायक से और टॉप पे चल रहा है रायबरेली से। नहीं, हम समझ रहे हैं, इसीलिए इनसे भी एक चीज इनको बता दें कि आप एक छोटी चीज है। देखिए, प्रदर्शन करिए, बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते, और आप लोकप्रिय हैं, हमें जानकारी भी है, लेकिन फिर भी विरोध गलत का होना चाहिए, गलत का समर्थन नहीं होना चाहिए। और ये बात आपने कही स्टार्टिंग में कि समर्थक है तो समर्थक कोई किसी का नहीं है, विचारधारा का आप समर्थक हो सकते हैं क्योंकि आपको टिकट देना, हमको कोई टिकट नहीं लेना और ना चुनाव लड़ना। लेकिन मैं आपको सुन लीजिए, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपने पुलिस पे बात की, अभी आपको घटना हाल फिलहाल में जानकारी हुई होगी कि एक जिम के अंदर बर्थडे में केक लगाने को लेकर के 3 लोगों की हत्या हो गई, लगभग सभी एक ही जाति के थे, सैनिक समुदाय के। एक युवक का उसमें एनकाउंटर हुआ। आप ये बताइए, घर में कोई बर्थडे मना रहा हो, कोई घटना घटित हो जाए, वहां पर इस तरह की घटना हो जाए तो क्या कर सकते हैं? पुलिस वालों के ऊपर भी हर समय पुलिस को दोष देना चाहिए? इस सवाल का उत्तर आप दे दो। नहीं, मैं फिर एक चीज बहुत विनम्रता से आप कहना चाह रहा हूँ सर आपसे कि जैसे कोई घटना अचानक हो जाए, हमारा पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा, मानी जा सकती है, लेकिन जहां पर मालूम है कि सेंसिटिव एरिया है, वहां का प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं ईटा चलवा दूंगा, हत्या कर दूंगा, उस जगह पर घटना नहीं होनी चाहिए। मैं केवल इस पर आपका ध्यान आकर्षित
नहीं आप इनका सही कह कहना रहे हो। अखंड ये है कि जिस तरीके से वहां पे पहले से चैलेंज किया गया कि कोई डेलीगेशन आएगा तो उसको हम लोग अंदर एंटर नहीं होने देंगे डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद ये घटनाएं आएंगी, और जब डेलीगेशन गया, जब पुलिस ने खुद से कहा कि आप आइए मिलिए और हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, उस प्रोटेक्शन के बाद भी कानून की धज्जियां उड़ती दिखी गाजीपुर में। उसके बाद ओम प्रकाश विश्वकर्मा के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, इनका उसको लेकर के विरोध है कि ये राम आश्रय विश्वकर्मा, तो उसको लेकर के ये विरोध जता रहे हैं जी। नहीं बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए विरोध है, लोकतंत्र में विरोध करना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है बार बार, और आप एक बड़े सीनियर लीडर हो, आप एक लोकप्रिय नेता हो रायबरेली के, आपको भी समझना पड़ेगा हर मामले में प्रशासन को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है और हम लोग फील्ड में रहते हैं, कई बार प्रशासनिक अमले के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो जो विपक्ष होता है वो आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो भी आरोप लगाते हैं, तो दिक्कतें पुलिस के सामने कई तरीके की चुनौतियां होती है। फिलहाल इस मामले में आपका काम है, आपने विरोध किया, विरोध दर्ज कराना अच्छी बात है, लेकिन कई मामलों में पुलिस के सामने चुनौती होती है, आपको भी समझना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में आपकी सरकार हो और आप भी विधायक हो, आज आप टिकट मांग रहे हो, या आप सोचो क्या करोगे, तो कम से कम सही का साथ दीजिए और सही के पक्ष में बोलिए, जहां गलत है वहां गलत बोलिए, बिल्कुल मनाही नहीं है, लेकिन हर समय किसी चीज को दोहराना या दोषी ठहराना ये गलत है। और मैं जानता हूं कि आप एक वरिष्ठ नेता है, तो वरिष्ठ नेता के नाते आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी वरिष्ठ हो जाती है, बड़ी हो जाती है, आपको उसको भी गंभीरता के साथ समझना होगा। मैं गंभीरता से हूँ और वही कहना चाह रहा हूँ, अचानक घटनाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि समाजवादी सरकार में अगर किसी ने चैलेंज किया, और मुझे पुराने जमाने की बात याद आ रही है जब गाँव में बंद के डकैती पड़ती थी, है? लेकिन आज जमाना चेंज हो गया साहब। आज अगर कोई ये कहे मैं आज गाँव में ये करूंगा और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन उसको न संभाल पाए, सर ये आप भी समझ रहे हैं सर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये घटना अचानक होती, अगर घटना अचानक होती तो मैं आपसे 100% सहमत होता, लेकिन जब मालूम था कि यहाँ घटना का चैलेंज है, जैसे अगर बता दीजिए कोई आतंकवादी कह दे कि आज हम दिल्ली के करोल बाग में अटैक करेंगे, और बताने के बाद अटैक हो जाए अगर करोल बाग में, तो ये आप नाकामी मानेंगे कि नहीं मानेंगे सरकार? देखिए जो भी चीजें हैं, चैलेंज, जो भी लोग हैं जो इस तरीके का गलत काम कर रहे हैं, जिन्होंने चैलेंज दिया है, गलत है, उसका समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं कह रहा हूं, मैं क्यों से कह रहा हूं, नहीं, फिर भी उसी में एक चीज आपको ऐड करना चाहते हैं कि आपको भी जानना होगा कि अगर कोई पुलिस या कोई भी व्यक्ति कहीं पर आपको लगता है कि चीजें खराब है, तो हमारी भी समझदारी इसी में है ना कि हम वहां पर ना जाए, थोड़े दिन बाद जाए, सर अगर देश का ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, हमारे प्रदेश की ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि कोई एक आदमी कहेगा कि गांव में कोई ना है, सर हम उसकी बात तो सुनिए, आप रायबरेली में गाजीपुर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके साथ किसी तरीके का विश्वकर्मा और नहीं, गाजीपुर के लिए आप अगर रायबरेली में प्रदर्शन कर रहे हैं, हरदोई के लिए आप रायबरेली में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोकतंत्री तो है, यहाँ पर तो कोई आके आपके पास पत्थरबाजी तो नहीं कर रहा है। लोकतंत्र को जब सेंसिटिव होती है तो आपको समझना पड़ेगा ना नेताजी। सर उसकी जिम्मेदारी सर मैं आपके साथ हूँ। फिर वही बात है, आप भी जानते हैं, देखिए मैं यहाँ पे सुनिए एक चीज सुन लीजिए, आप बहुत, मैंने बताया ना कि आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से, आप भी सत्ता में कई बार रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसा तो नहीं कि पहली बार सरकार बनी थी, एक बार में कई बार बनी है, और सीनियर लीडर है आप, तो जानते भी होंगे प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती होती है, तो आप लोग कम से कम सहयोग तो करिए सर, प्रशासन को ही चैलेंज दिलवा करके वहां पर फिर से उस तरीके की स्थितियां पैदा कराना, आपका तो सहयोग होना चाहिए था। देखिए कहीं ना कहीं ये विपक्ष है, और विपक्ष लगातार सरकार पे कई देखिए मुद्दे भी होते हैं, बहाने भी होते हैं, और अब दोनों बहाने उसको ढूंढ रहे हैं, और विपक्ष पे जो विपक्ष का काम है वो विपक्ष बखूबी निभा रहा है, और सरकार पर हमला हो रहा है, और सीधे सीधे इस्तीफे की मांग है। जी अखंड, बिल्कुल इंद्रवीर, अब जो भी होगा सरकार को भी ऐसे प्रशासनिक अमले के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो जिनके साथ में जिनके पास जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, वहां पर इस तरीके का खिलवाड़ हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरीके के आरोप नहीं लगने चाहिए, ना तो विपक्ष की तरफ से लगने चाहिए, ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से लगने चाहिए कि किसी को, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि उनके 40 निर्दोष भाइयों को फंसाया गया है। जांच करनी चाहिए, जो भी लोग दोषी हो और जिन्होंने भी इस मामले में हाइप क्रिएट की हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंद्रवीर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश, कानपुर से कौन सी खबर है अवनीश? देखिए जिस तरीके से लगातार जो है आप देख रहे होंगे कि जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, और लगातार लगभग 5 से 6 दिनों से
हद से ज्यादा अगर कहा जाए तो मौसम में गर्मी जो है कहीं ना कहीं जो है दर्ज की गई है। लगभग 55 साल का जो रिकॉर्ड है वो कानपुर में टूटा है, और 45 डिग्री से भी ज्यादा जो है पारा कहीं ना कहीं कानपुर में पहुंचा। और देर रात जब मौसम ठंडा होता है उस वक्त भी जो है 2 दिनों से जो है कहीं ना कहीं उमस ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है हॉस्पिटलों में जो है मरीज जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और वो ऐसे मरीज हैं जो हीट स्ट्रोक से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। और लगातार जो डॉक्टर हैं इस तरीके के मरीजों को देख रहे हैं, और जो प्रशासन है उसने साफ तौर पर एक एडवाइजरी भी जारी की हुई है कि जो लोग हैं अनावश्यक जो है घरों से ना निकलें, और अगर घर से निकलने के लिए अगर कोई मजबूरी भी है तो कुछ प्रिकॉशन है जो लेकर के घर से निकले, ताकि जो इस तरीके के जो मामले हैं लगातार जो सरकारी अस्पतालों में भी जो मामले लगातार जो बढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं गिरावट आए, और जो लोग हैं वो जो बीमार पड़ रहे हैं जल्दी वो बीमार ना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूलों का टाइमिंग है वो भी फिलहाल चेंज कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे के आसपास का स्कूल का जो टाइम है वो भी किया गया है। लेकिन अखंड आपको बता दें कि जब आप सुबह 8 बजे भी और 9 बजे भी अगर आज के समय में निकल रहे हैं तो उस वक्त भी इतनी गर्म हवा चल रही है जो लोगों को परेशान कर रही है। अगर 4 व्हीलर से चलने वाला व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं वो एसी चला करके तो जो है आसानी से जो है यात्रा कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति पैदल चल रहा है या जो व्यक्ति जो है 2 व्हीलर से सफर कर रहा है, जो बच्चे जो है 2 व्हीलर से जा करके जो है स्कूल पहुंच रहे हैं, तो उनमें काफी जो है समस्याएं देखने को मिल रही है, और जो उनके अभिभावक हैं वो भी कहीं ना कहीं बीमार होते नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं इस वक्त कानपुर में देखने को मिल रही है, जहां पर लोग जो है इस हीट स्ट्रोक जैसे मौसम से काफी परेशान है। अखंड बिल्कुल अवनीश, बड़ी समस्या है और लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। और अभी पारे और यूं कहें कि अभी अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, परेशान कर रखा है। और इस तरीके की समस्या अब बन चुकी है कि लोग घरों से निकलने को तो मजबूर हैं, जिनको जरूरी है जाना, चाहे वो अपने ऑफिस के लिए जाना हो, जो भी काम करना हो, लेकिन इस पूरे मौसम ने उनको बेहाल कर रखा है। एक सवाल छोटा सा है अवनीश, प्रशासन ने किस तरीके का इंतजाम कर रखा है इस गर्मी को देखते हुए? क्या प्याऊ की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है? सड़कों पर हमने देखा किस तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कानपुर में प्रशासन ने किस तरीके के इंतजाम किए हैं इस गर्मी को देखते हुए? देखिए, कानपुर नगर निगम जो है जो जिस तरीके से जो है पानी का जो छिड़काव है वो लगातार कर रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है उसने जहां जहां पर प्याऊ की व्यवस्थाएं थी, जो प्याऊ खराब हो गए थे, उनको सुधारने की जो व्यवस्था है वो भी चालू कर दी है। जो ठंडे पानी को, क्योंकि मौसम इतना ज्यादा गर्म है कि अगर टंकी से सीधा पानी अगर पीने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो काफी गर्म होता है, वो पानी पीने योग्य नहीं है। तो जो फ्रीजर हैं जो लगातार जो है लगवाए गए थे आज से पहले, जो जहां पर जरूरत थी उनको सुधारने का, क्योंकि समय के चलते वो खराब भी हो जाते हैं, उनको सुधारने का भी काम किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं है, प्याऊ नहीं है, वहां पर भी उनको चिन्हित करके जो है प्रशासन ने जो है वहां पर भी प्याऊ लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। फिलहाल क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग परेशान है, तो प्रशासन भी लोगों से यही अपील कर रहा है, और IBC 24 भी लोगों से अपील करेगा, अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। अखंड बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अवनीश, क्योंकि अगर जरूरत नहीं है, गैर जरूरी काम है अगर, तो आप ना ही निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है वो आपको परेशान कर सकती है, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अस्पतालों में जिस तरीके से अवनीश ने बताया कि इस वक्त मरीजों की तादाद बढ़ गई है गर्मी के चलते, ऐसे में आपको ख्याल रखना होगा। और गैर जरूरी अगर काम है तो शायद घर से ना निकले तो ज्यादा बेहतर होगा, या टाइमिंग चेंज करें तो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी खबर है? अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद के 0 ग्राउंड लेवल पर खड़े हैं, और जिस मोहल्ले में खड़े हैं यहाँ अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर वाटर लाइन डाली गई थी। मैंने आपको यहाँ प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी। आप देख सकते हैं ये जो पूरी रोड पर है वाटर लाइन पड़ी थी। अब इसमें ये भारत योजना अमृत योजना के तहत यहाँ पर सभी घरों में निःशुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ कर्मचारी हैं, कर्मचारी सभी घरों में कनेक्शन कर रहे हैं। आपको लाइव तस्वीरें सीधे से दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए सब कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हम उनसे कुछ बात भी करना चाहेंगे भाई, ये कनेक्शन को लेकर। भैया एक आजा कोई बात भैया, ये जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं क्या, कैसे क्या दिए जा रहे हैं, थोड़ा बताएं आप। ये सब निःशुल्क सेवाएं हैं उपलब्ध जी, और बाकी जो ये सब सामान मिलता है सरकारी योजना की तरफ से मिला है। सरकारी योजना के तहत मिला है। कितने कनेक्शन लगभग में क्या होंगे? लगभग में हम लोग कनेक्शन प्रतिदिन 20 या 22 कनेक्शन तक कर सकते हैं। 5 कनेक्शन। हाँ। तो अखंड जी, जैसा कि मैं बताया कि 20-22 कनेक्शन ये प्रतिदिन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये पाइप है,
पाइप भी अपनी डाल रहे हैं, यहाँ पर टोटी है वो भी यहाँ पर निःशुल्क लगाई जा रही है। यहाँ पे इस मोहल्ले को कहीं ना कहीं अमृत योजना के तहत यहाँ जो पब्लिक है उनको सुविधाएं भी दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय एक निवासी हैं, गुरु जी भी यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर आइए, क्या नाम है आपका? मैं सुधांशु त्रिवेदी, और यहाँ पे अमृत योजना 2.0 के तहत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। घर प्रत्येक घर में प्रत्येक घर में हर घर में सुविधा निःशुल्क प्रदान करी जा रही है। सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, जिससे हर घर जल देने की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इसके तहत सरकार कार्य कर रही है, और जिसमें निःशुल्क वितरण है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पब्लिक में कहीं ना कहीं खुशी की एक लहर भी है कि जैसे ये पानी की टंकी शुरू हो जाएगी अमृत योजना के तहत, यहाँ पर सभी घरों में निःशुल्क जो है कनेक्शन दिए जा रहे हैं और उससे पानी घर तक पहुंचेगा। और एक हम दूसरी खबर आपको बताना चाहेंगे, पहले अभी जो आदर्श इसी पे एक सवाल है कि अभी हमने देखा है कि किस तरीके से एक विधायक थे, जो बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह जो कि मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उनका काफिला रोक दिया था और उन्हें अव्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए थे कि जो हर घर जल योजना के तहत सड़कें खोद दी जा रही हैं, पाइप कनेक्शन की बात कही जा रही है, कनेक्शन नहीं मिला है। यहाँ पर क्या इस तरीके की शिकायतें लोगों के द्वारा आ रही है कि क्या सड़कों को खोद दिया जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा है, कनेक्शन के नाम पर अव्यवस्था फैल रही? ये सवाल का जवाब जरा वहां के निवासियों से अगर ले सके तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अगर हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जो पब्लिक है, पब्लिक की खुशी की लहर है कि यहाँ अमृत योजना के जो वाटर सप्लाई है उनको निःशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं कि क्या है मामला? कनेक्शन देने के बाद इसके बाद उसको जो सड़कें जो खुद रही हैं उसको बनवाने की भी व्यवस्था की जा रही है। पीछे गली में बराबर इसके एक तरफ कार्य हो रहा है, दूसरी तरफ उसको रिपेयरिंग भी कराया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर बड़ी राहत का कोई मामला नहीं है। बिल्कुल, बहुत राहत की बात है, क्योंकि कई जगहों पर इस तरीके की शिकायतें आई लोगों की तरफ से, जो कॉलोनी वासियों की तरफ से, कि यहाँ पर काम तो हो जा रहा है पर सड़कें छोड़ दी जा रही हैं, अधूरा काम किया जा रहा है, टंकियां खराब बनाई जा रही हैं। अगर इस तरीके की चीजें नहीं है तो अपने आप एक बड़ी खबर है। बताइए आदर्श, कंटिन्यू कीजिए, आप कौन सी खबर बता रहे हैं? जी, अगर मैं बताना चाहूंगा कि दूसरी खबर हम इसलिए आना चाहते हैं कि अभी जो चूंकि रायबरेली की एक खबर बता रहे थे, एक नेता, समाजवादी पार्टी के नेताजी, जो हरदोई जनपद, चूंकि 29 तारीख को माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लगा हुआ है मोहल्लामा, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर पर। हम हो सकता है शायद ना पहुंचे कि मेरे हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, लेकिन अगर मौका मिले तो हम वहां पर जाएंगे और लाइव हम दिखलाएंगे वहां पर। लेकिन और 29 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एसपीएल की हत्याकांड मामले उन्हीं के घर पर जा रहे हैं और उनकी समस्या को सुनेंगे जाके, और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है उसी को लेकर वहां पर पहुंचेंगे। जी अखिल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं रायबरेली में भी हमने देखा था किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जब मामले होते हैं, जब राजनीति हाई हो जाती है, किसी मामले में न्याय मिलने से ज्यादा किसी मामले पर राजनीति अगर होने लगती है तो कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय ना मिल करके पूरा का पूरे मामले का राजनीतिकरण हो जाता है, जिसकी वजह से उस पीड़ित के साथ अन्याय ही होता है, क्योंकि न्याय ना मिल करके वहां पर राजनीति ज्यादा शुरू हो जाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक चीज हम दिखाना, थोड़ा लाइव दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये देखिए इस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर जो अमृत योजना का ये देखिए ये कनेक्शन हो रहा है, ये इस घर में जाएगा, ये सभी का देखिए ये टोटी लगाई गई है, ये भी हम लाइव आपको दिखाएं, ये टोटी देखिए लगी हुई है। और ये ऐसे ये तमाम घर हैं, देखिए हम सब लाइव तस्वीर आपको उस घर की दिखा रहे हैं जहाँ पर ये अमृत योजना का ये जो निःशुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन ये लगा हुआ है। और ऐसे ऐसे पूरी ये मोहल्ला है, सभी में यहाँ पर लाइव दिख रहा है कि यहाँ पर अमृत योजना के तहत सभी के घर में निःशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर हर जल योजना के तहत कहीं ना कहीं कि हर घर को जल मिल सके, पानी का कनेक्शन मिल जाए और पाइपलाइन बिछ सके, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इसके बड़े पैमाने पर काम लगभग पूरा भी हो चुका है और लोगों को एक बड़ी राहत भी मिलती है, क्योंकि हरदोई से जिस तरीके से जो स्थानीय नागरिक थे उन्होंने बताया भी आदर्श के जरिए कि यहाँ पर उस तरह की दिक्कत नहीं है, रोड खोदी जा रही है तो उसको बनाया भी जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें आई हैं। और साफ तौर पर बृजभूषण राजपूत है, बीजेपी के ही विधायक है, उन्होंने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक करके इस तरह की शिकायतें की बताया था, और बाद में जाकर के रिपोर्ट दिखाई थी कि ऐसी स्थिति है, वहां पर
लोगों को अभी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए, और जिस तरीके की आपने एक बड़ी ही बुनियादी खबर बताई है, क्योंकि ये खबर आम जनता से सीधे जुड़ी हुई है, तो इसलिए खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जगहों से इसका सीधा ताल्लुक है और लोगों की जिंदगी से है, क्योंकि सबको पानी मिल सके इसलिए सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, और हर घर जल योजना के तहत लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी। हाँ, ब्रजेश के पास चलते हैं, सिद्धार्थनगर। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर है सिद्धार्थनगर से आज? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि आज जो है जो चीजें सामने आई हैं, इस समय चोरों का हौसला इतना अधिक बुलंद हो गया कि कल रात में एक नहीं, दो नहीं, 3 घरों में एक साथ चोरों के द्वारा जो है हमला बोल दिया गया। जब रात में लगभग 12 से 1 बजे के बीच में ग्राम पंचायत बिशुनपुर हरी है, जहां रात में चोरों के द्वारा जो है घर में छत से नीचे उतर करके जो है चोरी करने के मकसद से गए, लेकिन जहां परिवार वाले जग गए और जगने के बावजूद वहां से चोर भाग कर निकल गए। दूसरी बात, वहीं बगल में ग्राम पंचायत डोमसरा है, जहां चोरों ने एक साथ 2 घरों में चोरी कर लिया, जो कि तिलोकपुर थाना क्षेत्र है। हम चाहेंगे कि एक बार जिस तरीके से पीड़ित परिवार का बयान हुआ है, उसका लगभग 6 लाख रुपए से अधिक पैसे और उसका जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जो चोरी कर लिया गया। बिल्कुल, वो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से सिद्धार्थनगर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने न सिर्फ आम जनमानस को परेशान किया है, बल्कि उन तमाम दावों की पोल बिखोरी है, सुरक्षा दावों की, जहां पर लोगों को सुरक्षित रहने की बातें की जाती है। अगर इस तरीके से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करे, ये भी सवाल है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे ब्रजेश से कि ब्रजेश, क्या इन तीनों चोरी की घटनाओं में पुलिस के हाथ में कुछ लगा है, या अभी भी पुलिस के हाथ खाली है? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि मामला रात्रि का समय का है, और रात में जो है यहाँ के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया था। मौके पर पुलिस पहुंची है, छानबीन कर रही, लेकिन अभी तक बहरहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब इतनी बड़ी वारदात कि किसी के घर में घुस करके और लगभग 6 लाख रुपए चोरी कर लेना, और इसके बावजूद जो है उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी कर लेना, ये एक बहुत बड़ी जो है सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लेकिन फिर भी लगातार त्रिलोकपुर पुलिस जो है जांच में लगी हुई है। क्या ब्रजेश कोई सीसीटीवी फुटेज है, किसी तरीके का कोई जानकारी है, किसी तरीके कोई फुटेज मिल पाया जिसके आधार पर उन चोरों की शिनाख्त करने में आसानी हो पुलिस को, या फिर परिवार वालों की तरफ से किसी के ऊपर कोई शक किया गया है, किसी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि इसने इस तरीके की चोरी की घटना को अंजाम दिया, किसी तरह कोई जानकारी? नहीं अखंड, देखिए जिस तरीके से वहां जब चोरी हुआ तो क्योंकि वहां ग्राम पंचायत तो सीसीटीवी तो लगा नहीं था, जबकि नियमता ये था कि जो ग्राम पंचायत होता है ब्लॉक से, उस ग्राम पंचायत में सीसीटीवी जो है लगवाने के लिए, कैमरा लगवाने के लिए सरकार पैसा दी थी, और अधिकतर सभी ग्राम पंचायतों में जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए पैसे शायद निकल भी गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस गांव में सीसीटीवी कैमरा शायद नहीं लगा था। अगर लगा होता तो पुलिस के द्वारा जरूर जो है उस पर जांच किया गया होता। लेकिन परिवार वाले भी जो है किसी के ऊपर शक तो नहीं जता सकते, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चोरी एक बहुत बड़ा मिसाल है, और लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल है कि इस समय गर्मी का महीना, लोग वैसे जो है घर के बाहर सोते हैं, और उसी बीच में किसी घर में घुस जाना और 6 लाख रुपए से अधिक का चोरी कर लेना, जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर ले जाना, ये जो है एक सबसे बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल ब्रजेश, क्योंकि बड़ी बात है, लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही थी, और हमने भी अपने दर्शकों को एक लखनऊ से एक वीडियो शेयर किया था, और साफ तौर पर उसमें देख रहा था किस तरीके से दिन के उजाले में छोटे छोटे बच्चे उस वीडियो में दिख रहे हैं कि दिन में एक खाली प्लॉट पर घुस करके चोरी करते हुए एक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे। बड़ी बात है, लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस एक्शन भी ले रही है, पकड़े भी जा रहे हैं कई जगहों पर चोर, लेकिन इन तरीके की घटनाओं में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि लगातार पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। ये तमाम जो इस तरह की घटनाओं को जो अपराधी अंजाम दे रहे, चोर कहें, बदमाश कहें, जो भी हैं, वो लगातार इस तरीके से पुलिस को एक खुला तौर पर चैलेंज दे रहे हैं कि अगर वो किस तरीके से इस चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से ये चोर अभी भी फरार है, उनकी गिरफ्त से दूर है। तो इस खबर पर जरूर नजर बनाइएगा, और ब्रिजेश, और अगर हो सकेगा तो सवाल जरूर पूछिएगा वहां के कप्तान से, अगर हो सके, कि अगर आखिरकार इतनी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, तो आखिर चैन की नींद कैसे सो पाएंगे सिद्धार्थनगर के जनपद वासी, या यूं कहें उस ग्राम या उस जगहों पर जहां पर इस तरीके की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई या एक साथ इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस सवाल जरूर कीजिएगा, और इस सवाल का जवाब क्या देते हैं वो भी हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम रामकुमार राजपूत के पास चलते हैं। कौन सी खबर है आपके पास इटावा से?
अखंड जी देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है तेजी से, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि सत्ता का नशा जो जिसको चूर होता है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को जो है कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। यही मामला शहर के एक नवजीवन हॉस्पिटल का है, जहां कुछ महिलाएं और बच्चों को और बुजुर्गों को गिरा गिरा कर लाठी डंडों असलाधारियों ने जमकर पीटा। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सत्ताधारियों के बल पर कितना लोग जो है नजर आ रहे हैं। पकड़ा जब वो कुछ महिलाएं और बच्चे जो है अपनी शादी समारोह से घर वापस जा रहे थे, उसी समय नवजीवन हॉस्पिटल के सामने अचानक ही लोग सड़क पर आए और किसी तरीके से विवाद हो गया। उसके बाद नवजीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर उसके स्टाफ के द्वारा असलाहों के बल पर लाठी डंडे निकल कर लाए और महिलाओं और बच्चों को जो है गिरा गिरा कर पीटने लगे। कोई देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में देखा जा रहा है कि महिलाएं बच्चों की जो चीखें निकल रही हैं, वो चीखों पर जो है किसी को दया नहीं आती नजर आ रही है, क्योंकि ये लोधी समाज का जो परिवार था। अब देखना ये होगा कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जिसके चलते अब सत्ताधारियों के बल के ऊपर जो अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार आंदोलन किया जा रहा है और उन पर जो दबंग थे उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई करने की मांग की जाती है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। वहीं इटावा की जिला महामंत्री है कि जो महिलाएं कर रही है वो सुमन खां है और इस तरीके से अभद्र तरीके तो सब किए गए। तो कहीं ना कहीं लोधी समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सत्ता का जो नशा जिसको चूर होता है वो लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। आखिर इनके दबाव में जो है पीड़ितों का कोई भी कार्रवाई अभी तक जो है नहीं लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा गया है और जो है सिविल लाइन में जो सीओ है उनको भी जो है अवगत कराया गया, उनको भी बुलाया गया था, लेकिन अभी कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। देखा जा रहा है राजकुमार जी तो क्या मतलब क्या इसके लिए कोई दिन निर्धारित करेंगे क्या कि अगर इस तरीके की चीजें घटित हुई हैं और अगर वहां पर जो पीड़ित परिवार है वो आंदोलन कर रहा है और अगर ऐसी घटना है, क्योंकि देखिए आरोप लगाना अलग चीज होता है, लेकिन अगर वीडियो है उसके उपलब्ध है किस तरीके से उन लोगों के साथ इस तरीके का अपराध किया गया, उनके साथ इस तरीके की मारपीट की गई, तो अपने आप में तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले सामने आने के बाद भी और अगर साक्ष्य हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार पुलिस इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि उसको निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जो भी आरोपी लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल से ताल्लुक रखते हो या फिर कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का डर सब में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसका कानूनन तरीके से जो भी आपको करना है वो तरीका अपनाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप खुद ही जज बन जाएंगे या फिर पुलिस बन जाएंगे और किसी के ऊपर इस तरीके से बर्बरता। पुलिस भी इस तरीके से नहीं मारती है, और अगर पुलिस एक डंडा भी मारती है तो हमने देखा है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। और अगर इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों अभी भी दबंग जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो इस पे कम से कम पुलिस को जांच करनी चाहिए और ऐसे मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको एक खबर बता देते हैं, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो आज उसका आखिरी दिन है। 29 तारीख को वहां पर सेकंड फेज में वोटिंग होगी। आपको बता दें इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर 2 जनसभाएं और साथ ही साथ 2 रोड शो को भी वहां पर करेंगे, क्योंकि लगातार चुनाव के दरमियान हमने देखा है कि किस तरीके से सीएम योगी की डिमांड पश्चिम बंगाल में या अन्य राज्यों में भी जब चुनाव हुए थे तो वहां पर थी। और इसी के चलते आज पश्चिम बंगाल में जो कि सेकंड फेज का 29 को वोटिंग होनी है, आज वहां पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में 2 जगहों पर वो रोड शो करेंगे और 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में सीएम योगी का एक अलग अंदाज भी देखने को मिलता है और उनकी भारी डिमांड की वजह से उनके भी कई जो प्रचार स्टार प्रचारक की लिस्ट में वो जिस तरीके से शुमार थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कई सारी जनसभाएं साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। अब देखना होगा कि जिस जगहों पर उन्होंने सभाएं की थी वहां पर बीजेपी का रिजल्ट क्या रहता है। एक और खबर आपको बता देते हैं कि सीएम योगी ने अपनी पार्टी में उन तमाम बच्चों को जिन्होंने सफलता हासिल की है एग्जाम में, उनको उन्होंने न सिर्फ बधाई दी है बल्कि जिन बच्चों को असफलता हाथ लगी है उनको भी उन्होंने प्रेरणा दी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हतोत्साहित ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो, असफलता ही
सफलता की कुंजी है और असफलता से ही सफलता पाई जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने मोटिवेट करते हुए उन तमाम बच्चों को कहा है और उनके परिजनों को भी कहा है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, उत्साहित करिए और जिस फील्ड में वो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर वो जिसमें माहिर है, उस तरफ आगे लेके जाए। बच्चों को परेशान ना करे, उनको डांटे नहीं कि उनका मनोबल गिरे। साफ तौर पर सीएम योगी ने उन निराश बच्चों को या जिनको असफलता हाथ लगी है इस एग्जाम में, उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हुए उनको प्रेरणा दी है कि साफ तौर पर वो आगे आने वाले जो सफलता उनको मिल सकती है, जो इस असफलता से उन्होंने सीख ली है, उससे आगे चल करके वो बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश करें। और कई नामी ग्रामी लोगों का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और साफ तौर पर बताया भी कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य में कि बच्चे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। आइंस्टाइन से लेकर के तमाम उदाहरण उन्होंने देते हुए उन बच्चों के भविष्य के लिए बताया कि असफलता सफलता की एक कुंजी है, असफलता से आप सफलता का मार्ग तय कर सकते हैं। और राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक सवाल है राजकुमार आपसे कि क्या पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की है, किसी को गिरफ्तार किया है? जी देखिए, कहीं न कहीं अखंड की बात की जाए तो लगातार पुलिस जो है कार्रवाई करने की बात कहती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अब सवाल इस चीज का उठता है कि जब वहां पर वीडियो पूरी तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, लोग लाठी डंडों से असला लेते हुए उनको जो है सड़क पर जो है महिलाओं को पीट रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, ये पूरी तरीके से सीसीटीवी में पूरी घटना आ गई है और उसके बावजूद भी है कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं की जा रही है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अब देखना ये होगा कि जो नवजीवन हॉस्पिटल है जो पूरी तरीके से सत्ताधारियों का है, जिसके बल के द्वारा जो किसी प्रकार की कोई भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से मारपीट जो की गई है, तो कहीं न कहीं अब इस पे दबंगों पर क्यों निकाली जा रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ जी। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल तब तक खड़ा रहेगा जब तक इन दबंगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और इस तरीके के आरोप लगते रहेंगे कि सत्ता के साथ जुड़े होने की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे मामलों में पुलिस को भी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और अगर जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और अगर उनको कुछ करना है तो कानून के माध्यम से करें। अपने हाथ में अगर कानून लेंगे तो उनके खिलाफ यही सवाल खड़े होंगे। साथ ही साथ निष्पक्षता के साथ ऐसे आरोपियों और ऐसे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार राजपूत जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।